जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं कि वास्तव में क्या था कारगिल का युद्ध, जिसमें पाकिस्तान के कुछ पिल्ले हमारे कारगिल नामक जिले के कुछ पहाड़ियों पर कब्जा कर लिए थे। और उन पिल्लों को भगाने के लिए हमारी थल सेना को ऑपरेशन विजय, हमारी जल सेना को ऑपरेशन तलवार और वायु सेना को ऑपरेशन सफेद सागर चलाना पड़ा। और इन तीनों ऑपरेशनों को अंजाम देते हुए हमारे भारत देश को लगभग 527 जवानों की कुर्बानी देनी पड़ी और लगभग 1367 जवान घायल हो गए थे। और फिर भी हमारे जाबाज सैनिकों ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। यहां अगर किसी रास्ते पे एक एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो लोग महीनों तक उस रास्ते पे जाना छोड़ देते हैं, लेकिन वहां बगल के सैनिक को गोली लगती थी तो दूसरा सैनिक उसका बदला लेने के लिए दुगनी जोश से चिंगार मारता था। दरअसल ये बात है उस समय की जब सन 1998 में हमारे भारत देश ने परमाणु बम का सफल परीक्षण किया। उसके बाद भारत और पाक दोनों एक परमाणु संपन्न देश हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले से परमाणु बम था और भारत ने सन 1998 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और दो परमाणु संपन्न देश एक बॉर्डर से जुड़े थे और अगर बाई चांस कभी युद्ध होता तो ये बहुत घातक रूप ले सकता था। इसी को समझते हुए और बीच में एक समझौता करने के लिए हमारे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 21 फरवरी सन 1999 को बस द्वारा लाहौर के लिए रवाना हुए और वहां जाकर एक लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें लिखा था कि हम दोनों देश अतीत में हुए जो भी युद्ध हैं उन्हें भुलाकर और अपने अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही गर्मजोशी के साथ लाहौर में हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया गया और वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी को 21 तोपों की सलामी दी गई। लेकिन हमें क्या पता था कि यही तोप के गोले 3 महीने बाद हमारे भारतीय जवानों के सीने पर गिरेंगे। लाहौर में जब हमारे प्रधानमंत्री जी थे तो वहां के जनरल परवेज मुशर्रफ उन्हें सल्यूट करने से इनकार कर दिए थे। उन्होंने कहा कि हम इन्हें सलाम नहीं करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री तुम्हारी सलामी के मोहताज नहीं हैं। और ये इतना कमीना आदमी था, यही था, ये इतना कमीना आदमी था क्योंकि हमारे और पाकिस्तानियों के बीच एक शिमला समझौता हुआ था, जिसमें कारगिल की जो पहाड़ियां थी उन पर ठंड में टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता था, जिसमें लगभग -50 डिग्री से भी कम चला जाता था। तो अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान के सैनिक अपने बंकरों को छोड़कर पीछे चले जाते थे और इधर हिंदुस्तान के सैनिक भी अपने अपने बंकरों को छोड़कर पीछे चले जाते थे। और फिर ये लोग मई जून के महीने में अपने अपने बंकरों में जाते थे। इतना कमीना आदमी था ये परवेज मुशर्रफ हुआ कि इसने उसी समय एक प्लान बनाया कि अब की बार सन 1999 में जब ठंडी में भारतीय सैनिक अपने बंकरों को छोड़कर पीछे जाएंगे तो हम लोग अपने बंकरों को छोड़कर पीछे आने के बजाय भारतीय सेनाओं के बंकरों में घुसकर और कब्जा कर लेंगे और अपने सारे हथियार का सप्लाई वहां कर देंगे, जिससे वो पहाड़ियां हमारे कब्जे में हो जाएंगी। और उन पहाड़ियों पे अगर कब्जा हो जाता है तो हमारे भारत देश के हाईवे नंबर 1 पर, जिसका कांटेक्ट डायरेक्ट सियाचिन से होता था और LOC तक होता था, अगर ये हाईवे तोड़ देते हैं तो हमारे हाथ से सियाचिन भी चला जाएगा। ये प्लान बनाया इस परवेज मुशर्रफ ने। जब हमारी सेना अक्टूबर में अपने बंकरों को छोड़कर पीछे आई तो ये लोग इस ऑपरेशन अलबदर को अंजाम दे दिए और हमारे बंकरों में घुसपैठ करके आकर अपना एक ठिकाना बना लिए और अपने सारे हथियार, अपने सारे बम गोले को यहाँ इकट्ठा कर लिए, यहाँ पहुंचा दिए और इसका हमारे सेना को भनक भी नहीं लगा। लेकिन वो पहाड़ी एरिया है, वहां लोग खेती नहीं करते, सिर्फ पशुपालन किया करते हैं। इसी पशुपालन में एक तासी नाम दयाल नाम का व्यक्ति था, जिसका एक पशु गायब हो गया था। उसे खोजने वो निकला तो वो थोड़ी दूर जाने के बाद देखा कि जिस बंकरों में, जिस जगह पे हमारी भारतीय सेना रहती थी गर्मियों में, उस बंकरों पे कुछ हलचल दिखाई दे रहा है।
थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे दिखा कि यहाँ तो पाकिस्तानी हैं जो हमारे आर्मी वालों के, हमारे भारतीय देश के आर्मी के बंकरों पर कब्जा कर लिए हैं। तब उसे पता चला कि ये कमीने हमारे जानवर को चटनी बनाकर खा गए होंगे और इस समय हमें अपने जानवर को ढूंढने से ज्यादा जरूरी काम अपनी भारत माता को बचाना है। और वो बेचारा दौड़ा दौड़ा गया और आर्मी को बताया कि जहां आप लोग रह के बीमा की सुरक्षा करते थे वहां कुछ हलचल है, हमें लगता है कि पाकिस्तानी यहाँ घुसपैठ कर लिए हैं। तब भारतीय आर्मी के 5-6 जवानों की बटालियन पेट्रोलिंग के लिए निकली। पेट्रोलिंग मतलब सर्च के लिए कि क्या है वास्तव में। और वो लोग हमारे ऊंचाई वाले पहाड़ियों पर कब्जा कर लिए थे, जिसमें 4 जगह मेन थी। पहला था मस्कोव, दूसरा द्रास, तीसरा बाटालिक और चौथा काक्सर नामक। इन 4 जगहों पर बहुत एकदम लगभग 400 पोस्ट बना लिए थे पाकिस्तानी। और हमारी पेट्रोलिंग पार्टी जैसे ही रिसर्च के लिए गई तो उन्होंने इसे मार दिया और हमारी पेट्रोलिंग पार्टी वापस नहीं आई। तब हमारे जवानों को झटका सा लगा और हमारे जवानों को लगा कि आतंकवादी हमारे बंकरों में घुस आए हैं, क्योंकि समझौते के तहत पाकिस्तान और भारत दोनों इस समय पीछे हट चुका है। लेकिन क्या पता था कि ये कमीने हटे नहीं है पीछे और हमारे बंकरों में आ गए हैं। 5 मई को हमारी पेट्रोलिंग पार्टी गई थी जो वापस लौट कर नहीं आई। और इसी बीच कारगिल में, चूंकि ये सैनिकों का अड्डा था, तो यहाँ हथियारों का एक गोडाउन बनाया गया था जिसमें भारतीय सेना के सारे हथियार रखे हुए थे। और पाकिस्तानियों का एक गोला इसी गोडाउन पे आकर गिरा और हमारा कारगिल जिले में रखा सारा हथियार ध्वस्त हो गया और एक झटके में भारत को 127 करोड़ का लॉस हो गया। तब हमें पता चला कि नॉर्दर्न इन्फेंट्री के पाकिस्तानी कुत्ते हैं, क्योंकि मिसाइल किसी आतंकवादी के पास नहीं होती है। ये कमीने सामने से तो लड़ाई कर नहीं सकते, इसलिए पीठ पीछे हमारे बंकरों में घुस आए हैं। जब हमारे देश की सेना पीछे आ गई थी तब। और दम है तो सामने से आ, पीछे से क्यों घुसपैठ करता है? अरे पाकिस्तानी पिल्ले संभल जा, अभी तुझमें नादानी बहुत है। तुझे हर मोर्चे पर हमने धूल चटाया है, फिर भी तू बनता ज्ञानी बहुत है। अरे कमीने, तो हमारी चोटियों पर बैठकर हमें डराने की कोशिश मत करना, क्योंकि गाली गोलियां ये तेरे बम बारूद हमारी जात पहचानी बहुत है। युद्ध में ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी पे हमला करने जाते हैं तो लगभग आपकी सेना 3 गुनी होनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन एकदम सतर्क बैठा हुआ है और आपको जाकर युद्ध करना है। लेकिन अगर पहाड़ियों में कहा जाए कि दुश्मन अगर ऊंचाई पर है, आपको नीचे से जाना है, तो लगभग 9 गुना का लॉस होगा आपको, क्योंकि वो ऊपर बैठा है, आराम से एक मौका बना लेगा, उसमें से बंदूक की नाल निकालकर गोली चलाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि गोली कहां से आ रही है। और पाकिस्तानी हमारे चोटियों पर बैठकर ऐसा डोमिनेंस बना लिए थे कि हमारे नेशनल हाईवे नंबर 1 से कोई स्कूटर नहीं गुजर सकता था। एकदम टीप के सर पे निशाना मारते थे वो लोग। और ऑफिशियली 19 मई को ऑपरेशन विजय हमारी थल सेना के द्वारा चालू कर दिया गया, जिसमें पूरे देश से सैनिकों को इकट्ठा किया गया और एक टुकड़ी द्रास में, एक टुकड़ी मस्कोव में और कुछ काक्सर में, कुछ बाटालिक में भेजा गया। लेकिन सबसे भयानक युद्ध जो हुआ वो द्रास में हुआ, क्योंकि द्रास में ही सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ियां थी, जिसमें 0.5140 था, 0.4590 था, तोलोलिंग थी, टाइगर हिल नामक पहाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ी थी, जिस पर बैठकर हमारे हाईवे नंबर 1 पे वो लोग नजर रख रहे थे। इन पहाड़ियों को आजाद कराना बहुत ही जरूरी था हमारे लिए। और परवेज मुशर्रफ के प्लान के अनुसार हमारे लगभग 140 पोस्ट पर पाकिस्तानी कुत्तों ने कब्जा कर लिया था और नीचे से चढ़ाई करके और उन्हें भगाना बहुत ही मुश्किल काम था उस समय, क्योंकि एक पत्थर गिराते थे तो हमारे 2-4 सैनिक घायल हो जाते थे और जान चली जाती थी। और वो लोग लगभग 1500 की संख्या में थे और फुल हथियार के साथ आर्टिलरी गन, MMG, मशीन गन, तो कुछ बाकी नहीं था उन लोगों के पास जो था नहीं। सारे हथियार अपना सप्लाई कर दिए थे हमारे बंकरों में। फिर भी हमारे भारतीय जवानों ने अपने जान को जोखिम में डालकर, अपने जान का बिल्कुल भी परवाह न करके
तोलोलिंग और कई छोटी छोटी पहाड़ियों पर कब्जा किया। इसके बाद हमारे भारतीय सैनिकों का जज्बा थोड़ा, जुनून बदला, ऊपर चढ़ा। जितने ऊपर वो चढ़ चुके थे उससे दोगुना हमारे भारतीय जवानों का जज्बा हो गया। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पहाड़ी थी पॉइंट 5140, जिस पर बहुत ही मुश्किल से हमारे भारतीय जवानों ने कब्जा किया, अपना तिरंगा गाड़ दिया, जिसमें लगभग कब्जा करते करते सैकड़ों जवान अपनी जान खो बैठे थे, शहीद हो गए थे हमारे भारतीय जवान। उन माओं की गोद सूनी हो गई थी। और फिर सबसे मेन पहाड़ी जो थी वो थी टाइगर हिल, जो सबसे ऊंचाई पर थी, और इस पे कब्जा करने के लिए पॉइंट 5140 से नीचे उतरना था, फिर टाइगर हिल पे चढ़ाई करनी थी। और जब ये लोग उतर रहे थे तो वो लोग टाइगर हिल से इतना बमबारी कर रहे थे कि लगभग उतरने में ही सैकड़ों जवानों की जान चली गई थी हमारे। फिर भी हमारे भारतीय जवानों ने दिमाग लगाकर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज किया और तीन तरफ से उतरे पॉइंट 5140 से, और टाइगर हिल पे भी तीन तरफ से चढ़ाई करने का प्लान बनाया। और बहुत ही मुश्किल से, आप समझिए कि जिसे सबसे ऊंचा नाम दिया जाता है वो है बुर्ज खलीफा। उसकी ऊंचाई लगभग 240 या मान सकते हैं 250 फीट ऊंची है, और ये लड़ाई 18,000 फीट ऊपर होती रही थी। 18,000 फीट, जहां अगर चढ़ने को कह दिया जाए एक आम इंसान को तो चढ़ते चढ़ते मर जाएगा। युद्ध करना तो बात की बात है। और अगर इस कारगिल युद्ध में किसी ने हमारा बखूबी साथ निभाया था तो वो था बफोर्स तोप। बफोर्स तोप एकदम टीप के निशाना मारता था, जबकि जब हमारे उस समय के प्रधानमंत्री इसे खरीद कर लाए थे तो विपक्ष इनको गरिया रहा था कि बफोर्स में घोटाला हुआ है। लेकिन जब कारगिल की युद्ध में वास्तव में ये मैदान में उतरा ना, तो 40 किलोमीटर दूर एकदम टीप के निशाना मारता था। नक्शे के हिसाब से जहां मारता था एक अंगुल इधर उधर नहीं गिरता था। इतना निर्णायक युद्ध किया था उस समय बफोर्स तोप। और तब जाके हमारी सेना बैकअप में बफोर्स तोप लेकर टाइगर हिल पे भी अपना तिरंगा लहरा पाई थी। इन मेन पहाड़ियों पर कब्जा करने के बाद भी ये पाकिस्तानी कुत्ते कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों में छिपकर बैठे थे, जो वहां से भी गोलियां चला रहे थे। तब ऑफिशियली 27 मई को ऑपरेशन सफेद सागर स्टार्ट किया गया, जिसमें कह सकते हैं कि ये दिन हमारी वायुसेना के लिए बहुत घातक दिन था। काला दिन के नाम के रूप में जान सकते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा बहुत लॉस हुआ था। हमारी वायुसेना का बहुत ही लॉस हुआ था। और इस प्लान के अंतर्गत जब हमारे वायुसेना के पायलट नचिकेता जी MiG-21 नामक विमान लेकर और उड़ान भरे, तो मेन पहाड़ियों में जाकर इस वायुयान में टेक्निकल खराबी आ गई और ये वायुयान क्रैश हो गया, जिससे हमारे पायलट नचिकेता जी को पैराशूट के सहारे ड्रॉप होना पड़ा। लेकिन गलती से उनका पैराशूट भारत में ना गिरकर और पाकिस्तान में जा गिरा, जिससे भारत के दबाव में उन्हें नचिकेता जी को वापस तो करना पड़ा, जैसे कि अभिनंदन जी के साथ हुआ था। लेकिन ये तो वापस उसने बाद में किया। इनके विमान का जब क्रैश हुआ तो इनके पीछे कुछ और जवानों को वायुयान लेकर भेजा गया इन्हें खोजने के लिए, क्योंकि इनका सिग्नल भी क्रैश हो गया था, इनसे कोई संपर्क नहीं बचा था हमारा। और हमारी विमानें बहुत नीचे उड़ रही थी, क्योंकि उन्हें पता करना था कि हमारे साथी नचिकेता जी का विमान कहाँ है, कहीं ये लाहौर तो नहीं घुस गए हैं परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ को मारने। इसी बीच बहुत नीची उड़ान भर रहा हमारा विमान, जिसके पायलट उस समय अजय साहब थे, जो कि बहुत नीची उड़ान भर रहे थे। और इसी नीची उड़ान भरने के कारण पाकिस्तानी कुत्ते स्ट्रिंगर मिसाइल से हमारे अजय साहब के विमान पर हिट कर दिया और हमारे अजय साहब का विमान एकदम ध्वस्त हो गया। और जब मिसाइल से अटैक हुआ तो ये भी पैराशूट लेकर और विमान से बाहर निकले, जिससे हमारे अजय साहब जब पैराशूट से नीचे उतर रहे थे तो इन कमीनों ने इतनी गोली मारी थी हमारे अजय साहब को, जो कि पायलट थे, कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े गिर रहे थे। इतनी निर्मम हत्या की थी इन कमीनों ने। और ये भारत की नाजायज गलती से पैदा हुए पाकिस्तानी कुत्ते थे, जिन्होंने मिसाइल से हमारे विमान पे अटैक किया था, जबकि हमारा विमान सिर्फ अपने विमान को खोजने के लिए गया था उस समय।
और ये पाकिस्तानी कमीना कह रहा था कि ये मामूली से आतंकवादी हैं। क्या मामूली से आतंकवादी के पास मिसाइल होती है जो विमान को गिरा सके? तब हमारी वायुसेना ने अपना प्लान बदला कि अब हम अपना हेलीकॉप्टर यूज करेंगे, क्योंकि जो लड़ाकू विमान होते थे वो बहुत तेजी से निकल जाते थे और पता नहीं चल पाता था कि कहाँ है हमारा विमान। हेलीकॉप्टर यूज करने का प्लान बनाया गया, जिससे एक समस्या थी कि ये लड़ाई 18,000 फीट ऊपर हो रही थी और हमारे जो हेलीकॉप्टर थे, लड़ाकू हेलीकॉप्टर काफी भारी भरकम थे, वो केवल 10,000 फीट तक ऊंचे उड़ सकते थे। लेकिन हमारे इंजीनियरों में इतना दिमाग था कि उन्होंने उस समय जो Mi-37 नाम का हेलीकॉप्टर था, जिससे पैसेंजर ढोए जाते थे, उस हेलीकॉप्टर में मिसाइल लोड करने के लिए चैम्बर बनाया और उसी हेलीकॉप्टर से हमला करने का प्लान बनाया गया। चूंकि ये हेलीकॉप्टर हल्के थे और काफी ऊपर जाने में निर्णायक साबित होते थे, बस इनमें एक कमी थी कि इनमें आग के गोले छोड़ने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि ये सवारी वाले हेलीकॉप्टर थे और स्टिंगर मिसाइल जो होती है वो गर्मी को सूंघकर फिट करती है। तो जब हमारे हेलीकॉप्टरों पे स्टिंगर मिसाइल से हमला होता है तो ये हेलीकॉप्टर आग का गोला छोड़ने लगते हैं, जिससे वो आग के गोले अपनी तरफ इस मिसाइल को अट्रैक्ट कर लेते हैं और हमारे हेलीकॉप्टर बचकर निकल जाता है। लेकिन हमारे इन हेलीकॉप्टरों में ये कमी थी, फिर भी इन हेलीकॉप्टरों को अटैक के लिए उड़ाया गया और पहला हेलीकॉप्टर जाके ध्वस्त कर दिया एक बंकर को, दूसरा हेलीकॉप्टर भी पीछे से ध्वस्त कर दिया, लेकिन तीसरा हेलीकॉप्टर जो कि इन्हें काफी नीचे उड़ाना पड़ता था, क्योंकि ये लड़ाकू वाले हेलीकॉप्टर नहीं थे, ये पैसेंजर वाले हेलीकॉप्टर थे, निशाना बनाने में इनसे दिक्कत होती थी। तो तीसरा बेचारा निशाना बना ही रहा था कि एक स्टिंगर मिसाइल आई और हमारे तीसरे हेलीकॉप्टर को हिट कर गई, जिससे वो हेलीकॉप्टर और उसमें बैठे सैनिकों को हम बचा नहीं सके। लेकिन इस हेलीकॉप्टर के पीछे लगे चौथा हेलीकॉप्टर उस पूरे एरिया में जितने बंकर थे इतनी बमबारी किया कि धूल धूल हो गई एकदम। जितने सैनिक थे सब मिट्टी में मिल गए, पता नहीं चल रहा था कि यहाँ भी सैनिक का बंकर था। और फिर हमारी वायुसेना ने अपनी स्ट्रेटजी तुरंत बदली और फ्रांस से लिया गया उस समय का मिराज 2000 नामक जहाज को लड़ाई के लिए उड़ाया। और कह सकते हैं सबसे निर्णायक, सबसे ज्यादा अगर हमारे लिए कुछ अच्छा साबित हुआ तो वह यही मिराज 2000 था, जिसे पाकिस्तान फ्रांस से खरीदने के लिए मना कर दिया था कि ये काफी भारी भरकम है, हमारे किस काम का है। अरे देखो भारी भरकम है तो तुम्हें कूचेगा भी ऐसे। और इसी बीच 24 जून को बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। हमारे 2 मिराज 2000 जहाज लेकर 2 पायलट उड़े, जिसमें से एक 22 साल का जवान पट्टा था जो पायलट था और एक सीनियर ऑफिसर थे जो उनके पीछे उसे लीड कर रहे थे। दोनों लोग इन जहाजों को लेकर उड़े और गलती से हमारे जो नौजवान पायलट थे ये पाकिस्तान की सीमा में घुस गए और एक गुलेटी नाम की जगह थी जहां पाकिस्तानी आर्मी का एकदम बटालियन रहती थी। उस बटालियन को देखकर ये नवयुवक पायलट अपनी मिसाइल वहां लॉक कर दिया। और अगर एक मिसाइल कहीं लॉक कर दी जाती है और छोड़ दिया जाता है तो वो मिसाइल खुद ही आपको ढूंढ कर मार देगी, आप कहीं भागकर बच नहीं पाएंगे। और लॉक करने के बाद जूनियर पायलट वह पूछता है अपने सीनियर से कि हम एक अड्डे को लॉक कर लिए हैं, हम यहाँ मिसाइल मारने जा रहे हैं। तब तक सीनियर पायलट पूछे कि ये बता तू पाकिस्तान में तो नहीं घुस गया है? तब इसे ध्यान आया कि हम तो सीमा क्रॉस करके पाकिस्तान में घुस गए हैं। तब उन्हें बताया कि नहीं हम पाकिस्तान में घुस गए हैं। तब सीनियर ने रोका, नहीं नहीं रुक जा, मत मारना, दिल्ली का सख्त आदेश है कि हमें अभी 1 साल पहले परमाणु बम का परीक्षण किए हैं, दुनिया वैसे गुस्साई है। अभी हम अगर उसके सीमा में घुसकर अगर युद्ध करते हैं तो ये एकदम ओपन युद्ध हो जाएगा, जो ठीक नहीं है। और कुछ दिन बाद पता चला कि उसी बटालियन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ दोनों आए थे। अगर ये सीनियरवा ना रोका होता तो जूनियर तो इनको मार डालता। एक मिसाइल लॉक करके छोड़ता तो पूरा खत्म हो जाता, और जो काफी घातक साबित हो सकता था, क्योंकि 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध काफी घातक होता है।
जनरल परवेज मुशर्रफ मरते तो कुछ नहीं होता, क्योंकि सेना लड़ाई के लिए ही बनती है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति मरता है तो बवाल मच जाता, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था। एक छोटा सा देश ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई थी और उसी को लेकर प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। तो अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मरते तो क्या होता। खैर, जो होता हम देख लेते। एक और शौर्य गाथा इतिहास में हमारी लिखी जाती कि हमने पाकिस्तान नाम के देश को खत्म कर दिया, जैसे आज रसिया यूक्रेन के साथ कर रहा है। कम से कम रोज रोज का बवाल तो खत्म हो जाता और चींटी के चालने से मंजिल नहीं गिरा करते। तो उनके 2-4 मिसाइल और 2-4 परमाणु बम रख लेने से भारत देश का विनाश नहीं हो सकता था। थोड़ा लॉस होता, लेकिन जो ये बार बार सीने पे गोली लग रही है, इससे तो हमें फुर्सत ही मिल जाती। और ये सब चल ही रहा था कि हमारी नेवी ने एकदम बवाल मचा दिया और अपनी जितनी नेवल शिप और जहाजें, लड़ाकू जहाजें थी, सारा अरब सागर में उतार दिया और पाकिस्तान का एकदम नेवल ब्लॉक लगा दिया, जिससे पाकिस्तान में बिल्कुल पेट्रोलियम आना बंद हो गया। और इतना तगड़ा बवाल, इतना तगड़ी बमबारी करते थे, एकदम टीप के उसी पाकिस्तान का पेट्रोलियम आता था, उस जहाज के बगल में बमबारी करते थे और वो सारे मर्चेंट डर गए और पाकिस्तान की जहाजें वहीं रुक गई। पाकिस्तान में मात्र 6 दिन का पेट्रोलियम बचा था, उसके बाद वो खत्म हो जाता। उसकी सेना कहां से लड़ती, उसकी गाड़ियां कहां से चलती। इतना तगड़ा नेवल ब्लॉक हमारी नेवी ने लगा दिया था। तो हमें नेवी के एहसान को नहीं भूलना चाहिए। अब पाकिस्तान की एकदम हवा ढीली हो गई थी। अब ये दौड़ा गया अपने उनके पास, कहा ये जी सुनिए, वो हमारी सेना इंडिया में घुस गई है और हमें दिक्कत हो रही है, ये थोड़ा समझा दीजिए। तो बोला क्यों सीमा पे उनके घुस गए हो, और इस बात को रिकॉर्ड कर लिया गया। और यहाँ परवेज मुशर्रफ जो उनके जनरल थे, ये भागे उस समय चाइना में चले गए थे, क्योंकि इनका उनसे कांटेक्ट था, ये उनसे फंसे हुए थे। और दोनों जगह ये पता है कि हमारी सेना इंडिया में घुस गई है, जबकि इससे पहले ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे कि ये हमारी सेना है। और दोनों जगह की बातों को रिकॉर्ड कर लिया गया और यहाँ आकर हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम कॉन्फ्रेंस पे वायरल कर दिए कि वास्तव में पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि भारत में उसी की सेना घुसी है। अब विश्व स्तर पे तो इनकी इज्जत नीलाम हो चुकी थी और इन लोगों का कोई सहारा नहीं बचा था। पहले ये क्या बोल रहे थे कि हम लोगों ने इंडिया की गर्दन पकड़ ली है, ये कमीना बोलता था कि हम लोगों ने इंडिया की गर्दन पकड़ ली है। और एक कुत्ते, तू इंडिया की गर्दन क्या पकड़ेगा, अगर हम अपने पे आ गए ना तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इतिहास में लिखे जाओगे कि एक देश हुआ करता था जिसका नाम पाकिस्तान था, ये भारत का पड़ोसी था और भारत ने इसे कूच दिया था। है में नहीं रहोगे, सब था लग जाएगा तुम्हारे पीछे अगर हम अपने आप पे आ गए तो। और 14 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, हम अपने सारी पहाड़ियों पे कब्जा कर चुके थे। लेकिन हमारी आर्मी को पता था कि ये कुत्ते अभी भी कहीं ना कहीं छुपे होंगे पहाड़ियों में। और उसके बाद 26 जुलाई तक, 14 जुलाई को लगभग हम सारी पहाड़ियों, मेन पहाड़ियों को जीत चुके थे, लेकिन 26 जुलाई तक हमारी आर्मी ने इन कमीनों को रिसर्च किया, खोजा कहीं एक भी छुपा तो नहीं है। और जो मरे हालत में मिले, जिनकी डेड बॉडी मिली, कहा गया कि पाकिस्तान अपनी बॉडी लेके जाए, वो फिर भी पहचानने से इनकार कर दिया कि हमारे सैनिक हैं, जबकि जेब में आई कार्ड रखा था जिसमें लिखा था पाकिस्तानी आर्मी नेवल इन्फेंट्री। कमीने अपनी लाश तो ले जाते, लेकिन लाश भी ले जाने से इनकार कर दिया। और हमारे भारतीय सैनिकों को देखिए, इन्होंने इज्जत से, जिनमें हल्का सा भी सांस चल रहा था, उन्हें पानी पिलाया, मरने के बाद उन्हें इज्जत से दफनाया। जो लाशें मिली उन्हें दफनाया, जबकि ये कमीने जो 14 मई को हमारी पेट्रोलिंग पार्टी गई थी, उनके आंख निकाल लिए थे, नाखूनों को खींच लिया था, उनके कपड़े उतारकर उनके गुप्तांगों को काट लिया गया था और उनकी शरीर की बोटी बोटी करके बोरा में भर के फेंक दिए थे। इतनी निर्मम हत्या किए थे ये हरामखोर हमारे देश के सैनिकों को। और फिर भी हमारे देश के जवानों ने इनकी लाशों के साथ बहुत इज्जत से बर्ताव किया। इसीलिए तो ये कमीने किसी विदेश में जाते हैं तो 8 बार इनकी बॉडी चेकअप होती है, कहीं ये दुष्ट
बम तो नहीं लेके आया है। और हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो लोग एयरपोर्ट पे आके उन्हें स्वागत करते हैं। इसमें हमारी सेना ने बहुत ही बहादुरी से लड़ा था। लेकिन अगर गलती है किसी की इस लड़ाई के पीछे तो हमारे खुफिया एजेंसियों की है। ये एक बार नौकरी लग जाती है तो ये लोग सोते हैं सरकारी नौकरी पाने के बाद। इन्हें पता कैसे नहीं चला कि हमारे बंकरों में आर्मी आने के बजाय बड़े बड़े मशीन गन, आर्टिलरी, मिसाइल गन आ गए हैं। इन्हें पता भी नहीं चला कि हमारे बंकरों पर कब्जा हो चुका है। एक बिना किसी हथियार के, बिना किसी टेक्निकल चीज के एक चरवाहा देख सकता है कि हमारे बंकरों में आ गए हैं ये लोग। और ये लोग सो रहे थे क्या? एक भी बार इन्हें चेक नहीं करना था कि पाकिस्तानी कुत्ते हमारे बंकरों में आ सकते हैं? अगर मेरी चलती ना तो युद्ध के बाद इन इंटेलिजेंस वालों को भी उड़ा देते, क्योंकि इन्हें अपनी काम सही से करना नहीं था। इन्हें पता नहीं, अभी छोड़िए वो छोड़िए, अभी 2008 में हमारे मुंबई में अफजल कसाब आ गया, ये पता नहीं चला इनको। आखिर क्या करते हैं ये लोग? इनका एक ही काम है खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। ये वो भी नहीं कर सकते। युद्ध तो होते रहते हैं और हम जीतते रहते हैं, हमारे वीर गाथाएं लिखी जाती हैं, लेकिन उन माओं की जिनकी गोद सुनी हो गई, वो पत्नियां जिनकी मांग सुनी हो गई, वो कौन भरेगा? ये तो खुद सरकारी नौकरी पा गए हैं, अच्छी शादी करके इधर उधर घूमते हैं, रात भर सोते हैं। उन आर्मी वालों का भरपाई कौन करेगा? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।